डॉक्यूमेंट सिस्टम के, ठीक है। तो करंटली भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से बेसिकली हमारी जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं वो वर्क करती हैं। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि डेटाबेस लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्रोसीजरल के बारे में ये पढ़ा था कि वो लैंग्वेजेस जिसके अंदर हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा काम कैसे होना है और होने के बाद वो आउटपुट कैसे शो करेगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज। But when we go to the non-procedural language, it only defines that how मतलब कि कौन सी चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट नहीं होगी, हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। और ओनली फोकस इज़ डन दैट हाउ आउटपुट विल कम, आउटपुट कैसे आएगी। अब आउटपुट आने के लिए हमें ये चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ती है पहले कि डेफिनेटली हम कोई क्यूरी लिखेंगे जिसकी रिज़ल्ट के अंदर हमें कोई आउटपुट आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एक डाटा चाहिए जो कस्टमर का होगा, वो क्या करेगा, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और वो उठाकर अपलोड कर देगा या सेंड कर देगा, आपको शो कर देगा। तो मैंने जो क्यूरी लिखी डेफिनेटली एक ऐसी क्यूरी है जो मुझे आती थी और वो क्यूरी लिखने के बाद बेसिकली वो उसकी आउटपुट आई। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर हमारे पास कोई प्रॉपर फॉर्मेट ना हो, हमारा पूरा ध्यान इस चीज़ को लेकर हो कि हाउ आउटपुट विल बी डिफाइंड और हाउ द आउटपुट विल बी सीन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन रादर देन सोनली फोकसिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, तो हम इस सेक्शन को कहते हैं कि हमारा जो है वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में आता है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग इन इट इज़ दैट हाउ फोर आवाज़ कट रही है पर मुझे तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। उसामा 5 मिनट वेट करना सारे, ओके। माजरत भाइयों, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के बारे में और उसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि क्या चीज़ हुई है रादर देन इस चीज़ के कि वो चीज़ कैसे हुई है। यानी रादर देन टोटल फोकसिंग ऑन क्वेरीज वी मोस्टली फोकस ऑन शेयर करते हैं। अच्छा सॉरी असल में पता कोई एडमिशन वाले आए हुए हैं तो समझ नहीं लग रही, वो अभी उनको राउंड करा रहे हैं। सर कौन था? मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारों ने हेल्प करनी है फिर मेरी एडमिशन। यार कोई सीएस के अंदर कोई 1 मिनट है रिकॉर्डिंग रोकना। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन फिर नहीं शेयर की मैंने, ठहर 1 मिनट। हाँ हो रहा है जी, यही बात है, सही कह रही है हफ्सा। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के ऊपर और हम लोगों ने ये चीज़ भी बोली थी कि जो यूज़र डिफाइंड मतलब कि हम रादर देन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस ना करें, हम लोग आउटपुट के ऊपर फोकस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि डाटाबेस लैंग्वेजेस में 4G लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है। मैं पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ कि यूज़र जो होता है वो स्टेप्स को डिफ़ाइन नहीं करता। यूज़र का पूरा फोकस इस चीज़ को लेकर होता है, वो क्या करता है, स्टेप्स डिफ़ाइन करने के बजाय कुछ पैरामीटर्स डिफ़ाइन कर देता है जिसके लिए वो कोई टूल्स इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो जनरेशन होती है या जो आउटपुट होती है वो आ जाती है। तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जो 4G लैंग्वेजेस होती हैं उनका ज़्यादा काम जो होता है वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर होता है रादर देन ये देखना कि उसकी कॉस्ट कितनी है और कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है जिनको हम टैकल करना चाहते हैं। मैं अगर एक सिंपल सी मिसाल दूं तो आज आप लोग SQL लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हो तो हम लोग उसके अंदर ये चीज़ नहीं देखते कभी भी कि डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। मतलब कि आप क्वेरी तो लिखते हो डाटाबेस को क्रिएट करने की, लेकिन बैक एंड पे क्या वो डाटाबेस को क्रिएट करते हो आप लोग? नहीं, वो बैक एंड के ऊपर खुद ब खुद कर देता है। तो इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हमारा फोकस सिर्फ क्यूरीज़ के ऊपर होता है और हम इस चीज़ के ऊपर देखते हैं कि हम बस उसके ऊपर क्यूरी लगाएं और हमारी आउटपुट आ जाए, तो हम इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती हैं उसको हम लोग नॉन प्रोसीजरल कहते हैं और 4GL उसमें आता है। लास्ट में हमारी एक रह गई थी फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन। फिज़िकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ क्या होती है कि डाटा को फिज़िकली किस तरीके से मेमोरी में सेव किया जा रहा है, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, अगर आप अपने डाटाबेस के अंदर या SQL के टेबल्स के अंदर मेंशन करते हो ID नंबर 1011, then definitely this ID 1011 is going to save in a memory. So it is very necessary for compiler or computer to save it in the proper memory, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर उस चीज़ को सेव करना बहुत ज़रूरी है और वही काम हमारा फिज़िकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये बेसिकली जो हम स्कीमास पढ़े थे ना, इंटरनल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, हमने एक्सटर्नल स्कीमा में देखा था कि डाटा सेव होता है और फिज़िकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि हम लोग क्या करते थे कि डाटा को फिज़िकली 010110 के फॉर्मेट में जाके सेव करते थे। ये वो चीज़ मेंशन की गई है। अब इसमें होता क्या क्या,
फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस की बेसिस के ऊपर ही हो रही होती हैं ये। इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, लैंग्वेज जो प्रेजेंटेशन लैंग्वेजेस होती हैं उसको बनाता है। जैसे हमारी क्यूरी लैंग्वेजेस हो गई, या रिपोर्ट जनरेट करना होता है, हम क्यूरी लैंग्वेजेस भी पढ़ चुके हैं और रिपोर्ट जनरेटर्स भी पढ़ चुके हैं MS एक्सेस के अंदर, ठीक है। इन लैंग्वेज की स्पेशलिटी क्या होती है, ये किस तरह की स्पेशलिटी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हमारी स्प्रेडशीट्स हो गई या डाटाबेस की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, ऐसे एप्लीकेशन जिसके अंदर हम लोग इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और रिट्रीव इस तरह के जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है। जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या करते हैं कि वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, कोड को जनरेट किया जाता है। हमारे SQL, QBE जो मैंशन सारे ऊपर अबव हैं, ये एग्जांपल्स हैं हमारी 4GLs की, ठीक है। कि 4GLs में ये होता है कि हम डाटाबेस को प्रॉपर बनाते नहीं हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, रादर देन ये देखें कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। हम सिर्फ आउटपुट पे फोकस करते हैं, हम सिर्फ क्यूरी लगाते हैं जो हमें आउटपुट देती है। हम ये नहीं करते कि उसके अंदर ये देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट नंबर 2। एक तो इतना, अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे वो बात करेंगे कंपोनेंट्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देखो आपके सामने एक डायग्राम ओपन हुई है, डायग्राम को फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट इन इट, ठीक है। आप लोग ज़रा मेरे माउस की तरफ ध्यान देंगे। ये मेरा पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था। इसके अंदर चीज़ें क्या क्या इस्तेमाल हो रही हैं। नंबर 1, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स प्रोग्रामर्स यूज़ कर रहे हैं, यूज़र क्या कर रहा है, क्यूरीज डाल रहा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, डेटाबेस की स्कीमास डाल रहा है। ये मेरे पास डेटाबेस सिस्टम कैटालॉग्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास DML प्री प्रोसेसर है, क्यूरी प्रोसेसर। हम बारी बारी इन हर चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, ये लोग क्या चीज़, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो कौन कौन से अज्जा होते हैं जिनको मिलाकर हम ये कहते हैं कि एक प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट होता है। अच्छा जी, कंपोनेंट्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्यूरी प्रोसेसर आता है, डेटाबेस मैनेजर आता है, फाइल मैनेजर आता है, DML प्री प्रोसेसर है, DTL कंपाइलर और कैटालॉग मैनेजर है। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई भी हैं, ठीक है। अब इनके रोल्स क्या क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे हमारा क्यूरी प्रोसेसर। अभी देखते हैं हम क्यूरी प्रोसेसर हमारा है किधर है। ये देखें ज़रा, यहाँ पर है। जो यूज़र से क्यूरी आती है, देखो क्यूरी क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, जो भी क्यूरी हम लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्यूरी प्रोसेसर क्या होता है, वो बंदा या वो सेक्शन या वो डोमेन या वो चीज़ जो बेसिकली उस क्यूरी को प्रोसेस कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं जो क्यूरी प्रोसेसर होता है बेसिकली वो क्या करता है, क्यूरी को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक मेजर कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो आपकी क्यूरीज़ को बेसिकली 0-1 की फॉर्मेट में चेंज करता है ताकि डेटाबेस मैनेजर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करवा सके। डेटाबेस मैनेजर आप SQL के अंदर ये समझ लो कि इस तरह की एक चीज़ होती है जिससे डेटाबेस को जो आप क्यूरीज लिखते हो ना, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, वो सारी, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उन क्यूरीज़ को देखते हुए वो क्या करता है कि उसको कन्वर्ट करता है 0-1 की फॉर्म में, और फिर जो आप चाह रहे होते हो वो उसको कन्वर्ट करके आउटपुट में आपको शो करवाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है जो बंदा करके दे रहा है। डेटाबेस मैनेजर बेसिकली कंपोनेंट है। तो क्यूरी प्रोसेसर की समझ लगी। क्यूरी प्रोसेसर क्या करता है, डेटाबेस को जो हमारी क्यूरीज होती हैं उनको ट्रांसफॉर्म करता है लोअर लेवल लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है, या इंस्ट्रक्शंस के अंदर। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं, डेटाबेस मैनेजर उसको कन्वर्ट करवाता है और फिर उसको क्या कर देता है, आगे सेंड कर देता है ताकि आपको आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट हमारा डेटाबेस मैनेजर। लफ्ज़ से पता चल रहा है डेटाबेस को मैनेज करने वाला। ये कोई बंदा नहीं होता, मैं पहले चीज़ बताता चलूँ, ठीक है। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो बेसिकली डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें डेटाबेस मैनेजर की तरह हमारा, ये हमारा डेटाबेस मैनेजर है, ठीक है। मेरे माउस की तरफ ध्यान दें। अब जो क्यूरी आई है प्री प्रोसेसर की तरफ से, डेटाबेस मैनेजर क्या करेगा उसको, सॉरी जी, टू मच वर्क। अच्छा जी, तो हम लोग क्यूरी प्रोसेसर की बात कर रहे थे। तो क्यूरी प्रोसेसर क्या कर रहा है, क्यूरी को प्रोसेस करता है और आगे भेज देता है डेटाबेस मैनेजर को। डेटाबेस मैनेजर एक, वो समझ सकते हैं, एक कंपाइलर है बेसिकली, जो चेंज करता है आपकी क्यूरी को मशीन इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। और साथ ही फिर वो मशीन को मजबूर करता है उस चीज़ के लिए जिस काम के लिए उसको बनाया गया है। मिसाल के तौर पर आपने क्यूरी लिखी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, तो उसने क्या किया, कस्टमर का सारा डाटा शो कर दिया। तो क्यूरी प्रोसेसर ने क्या किया, उस क्यूरी को उठाया,
उसको 01 में कन्वर्ट कराया और आगे भेज दिया डेटाबेस मैनेजर को। डेटाबेस मैनेजर ने क्या किया, आगे से ये बताया कि ये जो आपने क्यूरी भेजी है इसकी आउटपुट ये आनी है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत कर दिया, नहीं सही आवाज़ तो आ रही है ना, मुझे इस चीज़ का भी डर है, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ भी आ रही है नहीं आ रही है भाई, आ रही है। अच्छा जी, तो हम लोग ने डेटाबेस मैनेजर के बारे में भी पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं फाइल मैनेजर की। अब डेटाबेस मैनेजर के पास जब चीज़ पहुंची, उसने उसकी आउटपुट करके दिखा भी दी, लेकिन जाहिर सी बात है कि आउटपुट सेव भी तो करनी है ना कहीं ना कहीं। ठीक है, अब फाइल मैनेजर का क्या काम होता है? फाइल मैनेजर क्या करता है कि डाटा बेस के अंदर चीज़ों को स्टोर करवाता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि मेमोरी के अंदर चीज़ों को स्टोर करना। लिखा था फाइल मैनेजर मैनिपुलेट्स अंडरलाइन द स्टोरेज फाइल एंड मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑन डिस्क, ठीक है। इट स्टैब्लिश अ मेंटेन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स। सिंपल बात है कि जो क्यूरी डेटाबेस मैनेजर ने आउटपुट दी, उस आउटपुट को सेव कराने का काम डेटाबेस मैनेजर का होता है। वो क्या करता है, वो चेक करता है कि डेटाबेस के अंदर या मेमोरी के अंदर मेरे पास कौन सी जगह अवेलेबल है जहाँ पर मैं इसकी आउटपुट को सेव करवा सकता हूँ। अच्छा जी, DML प्री प्रोसेसर। DML प्री प्रोसेसर से पहले अंडरस्टैंड करने की देखने वाली बात है कि DML प्री प्रोसेसर, DML क्या चीज़ है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमने लास्ट क्लास के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो डाटा मैनिपुलेशन प्री प्रोसेसर क्या हुआ, वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स को, यानी इंसर्ट डिलीट अपडेट को कन्वर्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम में एक्सटेंडेड फंक्शंस के अंदर होस्ट लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ तो जब आप इंसर्ट डिलीट अपडेट लिखते हो, क्यूरी लिखते हो, तो DML प्री प्रोसेसर क्या करता है, उस इंसर्ट डिलीट अपडेट की क्यूरी को मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करके उसका प्रॉपर कोड जनरेट कर क्यूरी प्रोसेसर को आगे भेजता है कि ये क्यूरी अब इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाओ। अब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंपाइलर यानी DDL कंपाइलर, DDL में क्या होता था, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम एंटिटीज़, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, इंटेग्रिटी, कंस्ट्रेंट लिखते थे इसके अंदर। तो ये कंपाइलर ये क्या करेगा, DDL वो क्या करेगा कि जो क्यूरी आपने लिखी आप उसके थ्रू वो क्या करेगा, आपके टेबल्स बनाकर दे देगा, उसके अंदर रिकॉर्ड को एंटर कर देगा, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, आपका जो बाकी डाटा है वो पड़ा होता है, मेटा डाटा पड़ा होता है, ठीक है। और जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं या कह सकते हैं जो कंपाइलर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी DDL में सेव होती हैं। उसके बाद कैटालॉग मैनेजर। कैटालॉग बेसिकली अगर लफ्ज़ को देखें तो ये होता है अलमारी के अंदर चीज़ें सेव करने वाला, ठीक है। तो कैटालॉग मैनेजर क्या करता है कि जो भी आपने डाटाबेस के अंदर किया है, ठीक है, वो क्या करता है उसको कैटालॉग में सेव करता रहता है कि इस टाइम इस बंदे ने ये काम किया था, इस टाइम इस बंदे ने ये काम किया था, ठीक है। और ये क्या किया जाता है कि ये जो कैटालॉग मैनेजर होता है ये आल्सो मेंटेन भी करता है इस रिकॉर्ड को जो डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर होती हैं चीज़ें। और मोस्टली जो है ना ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही होता है। अभी हम डाटाबेस मैनेजर की बात करेंगे नेक्स्ट। ये मैं अभी हम किधर आ गए, हम डाटाबेस मैनेजर की बात कर रहे हैं। हम लोग ने DML प्री प्रोसेसर की बात कर दी, DDL कंपाइलर की बात कर दी, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, डाटाबेस मैनेजर की बात करें। डाटाबेस मैनेजर क्या क्या काम करता है? नंबर 1, किसको ऑथराइजेशन देनी है, किसको डाटाबेस यूज़ करने की इजाज़त देनी है, किसको नहीं देनी। नंबर 2, वो चेक करेगा कि कौन कौन सी जो है ना उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने, मैंने कमांड्स यानी कौन कौन सी देनी है। नंबर 3, वो चेक करेगा डाटा की रेप्लिकेशन तो नहीं हुई, जिसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं, चेक करना, तो इंटेग्रिटी चेकर हो गया। नंबर 4 पे क्या हो गया, क्यूरी ऑप्टिमाइज़र, कि आप क्यूरी जो लिखी है आपने तो अपनी तरफ से लिख दिया है, लेकिन कंपाइलर को जाहिर सी बात है उसको इस तरीके से लिखना होता है कि कम से कम टाइम के अंदर या कम से कम मतलब इस तरह कन्वर्ट करना होता है कि वो कम से कम टाइम के अंदर जो है वो आपको आउटपुट दे सके। तो वो क्यूरी ऑप्टिमाइजिंग का काम भी डाटाबेस मैनेजर का होता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन मैनेजर कि वो ये क्या करता है कि जी जो क्यूरी आपने लिखी है जाहिर सी बात है कि उसकी एक आउटपुट दिखानी होती है, तो वो क्या करता है आउटपुट भी दिखाता है, आपकी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करता है। नंबर 6, स्केजुलर में क्या चीज़ होती है, डाटाबेस मैनेजर शेड्यूल करता है कि कौन से डाटा के रिकॉर्ड को, कौन से सेक्शन को, कौन सी डोमेन को, कौन सी फील्ड को किस टाइम हम लोगों ने किस जगह शो करवाना है। रिकवरी मैनेजर, जाहिर सी बात है कि अगर आपका डाटाबेस में रिकवरी नहीं है तो आपका डाटाबेस कभी भी लॉस हो सकता है, तो रिकवरी का ऑप्शन भी जो होता है वो डाटाबेस मैनेजर को रखना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बफर मैनेजर को मैं आगे डिस्कस करता हूँ, इनकी आगे सारी डिटेल लिखी हुई आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। मतलब मैंने सारी बोली है ये, लेकिन ये कि आप लोग एक बार
सारी चीज़ देखेंगे। जैसे क्यूरी ऑप्टिमाइज़र का देखें क्या है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन या क्यूरी एग्जीक्यूशन। क्यूरी को जो एग्जीक्यूट करा रहे हैं उसकी एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना कि वो जल्दी से जल्दी कर सके। ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या है कि ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो सके। स्केजुलर क्या है कि मतलब कौन से ऑपरेशन का परफॉर्म करने, किसी का आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये चीज़ें। रिकवरी मैनेजर का मतलब अगर फेलियर हो जाए तो रिकवरी कर सके। मेमोरी बफर को देते हैं, ये क्या करता है, ये एक रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा की ट्रांसफ़र का फ्रॉम स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी से। देखो पहले जब आप लोग डाटाबेस की आउटपुट निकालते हो क्यूरी लगा के तो वो आपकी रैम में सेव होती है, लेकिन जब हम उसको सेव कर देते हैं कहीं तो हमारी हार्ड डिस्क में जाके सेव होती है। तो बफर मैनेजर का क्या काम होता है, आपकी मेन मेमोरी यानी रैम से मेमोरी को उठाकर आपकी जो हार्ड डिस्क के अंदर सेव कराने वाला का पोर्शन होता है वो बफर मैनेजर करता है। रिकवरी मैनेजर और बफर मैनेजर सम टाइम जो होते हैं वो कलेक्टिव मतलब इकट्ठे काम करते हैं डाटा मैनेजर के साथ, ठीक है। लेकिन बफर मैनेजर जो होता है उसको सम टाइम हम लोग कैशे मैनेजर भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए यही था। हम लोगों ने बेसिकली 2 सेक्शंस पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 4GL क्या होता है, 4GL लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, और उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करते हैं कंपोनेंट्स और डेटाबेस मैनेजर के बारे में पढ़ा। कंपोनेंट्स डेटाबेस मैनेजर के कौन कौन से थे, क्यूरी प्रोसेसर था, डेटाबेस मैनेजर था, फाइल मैनेजर था। क्यूरी प्रोसेसर क्या करता था, क्यूरी को प्रोसेस करता था। डेटाबेस मैनेजर उसको फिर क्या करता था, 01 की फॉर्म में चेंज करके एग्जीक्यूट करवाता था। फाइल मैनेजर क्या करता था, उसको सेव करवाता था मेमोरी के अंदर। DML प्री प्रोसेसर क्या करता था, जो ऑपरेशंस होते थे इंसर्ट डिलीट अपडेट, उसको क्या करता था, प्रोसेस करता था और कंपाइलर को बोलता था कि इसको एग्जीक्यूट कराओ। DDL कंपाइलर क्या करता था, कंपाइलर रन होता था और वो क्या करता था मेमोरी के अंदर चीज़ों को DDL कंपाइलर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि जी वो जो आपके मतलब एंटिटीज़ एट्रीब्यूट्स होती थी उनको कन्वर्ट कराता था टेबल्स के अंदर। उसके बाद क्या करता था, टेबल के अंदर रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देता था कैटालॉग मैनेजर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या करता था, आपकी सारी चीज़ों को कैटालॉग के अंदर यानी मेमोरी अलमारी के अंदर जाके सेव करता था। फिर हम डेटाबेस मैनेजर के बारे में पढ़ा कि डेटाबेस मैनेजर क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा कि वो बंदा उसके पास रोल्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा कि वो ऑथराइजेशन करेगा, किसको डाटाबेस यूज़ करना है, किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है, इसका काम। कमांड्स को, क्यूरीज को चलाना, चेक करना डाटा इंटेग्रिटी है, मतलब डाटा डुप्लिकेशन में तो नहीं आ रहा। फिर क्यूरी को ऑप्टिमाइज़ करना है इस तरीके से, इस स्ट्रेटजी के साथ कि जी कम से कम टाइम के अंदर आपको आउटपुट मिल जाए। आपकी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करना कि आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो क्यूरी मतलब जाके लिखते हो वो ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 इकट्ठी आपने क्यूरीज ऐसी लिख दी हैं जो दोनों इकट्ठी राइट कर रही थी किसी एक टेबल को जाकर। स्केजुलर करना मतलब कि चेक करना कि ये तो नहीं है कि आपस में क्यूरी ही आपस में ऑप्टिमाइज़ ना हो रही हो, मतलब लिंक ना हो रही हो आपस में। रिकवरी मैनेजर मतलब कि वो डेटा की रिकवरी करना, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बफर मैनेजर। बफर मैनेजर का काम यही होता है कि वो क्या करता है, जो आपकी रैम के अंदर चीज़ें पड़ी होती हैं उनको जाके हमारी हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर देता है। तो ये था आज का लेक्चर। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए।